हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 अप्रैल से 71वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा की डेट घोषित कर दी गई है और 27 अप्रैल को जीएस पेपर 1 का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो करेंट अफेयर से संबंधित आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक का हम लोग डिस्कस करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह है ट्रांसजेंडर अधिनियम 2026। 1 अप्रैल 2026 को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा ट्रांसजेंडर अधिनियम 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, यानी कि अब यह जो अधिनियम है वह कानून का रूप ले चुका है। तो इस बार के मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हम लोग इसका मॉडल आंसर को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न और उसके आंसर फॉर्मेटिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। आइए अब सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, ट्रांसजेंडर अधिनियम 2026 के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कानूनी और सामाजिक मान्यता पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। साथ ही यह बताएं कि यह अधिनियम लैंगिक पहचान की प्रक्रिया में कैसे बदलाव करता है। आप लोग प्रश्न को देखेंगे तो 2-3 सेक्शन में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले बताना है कि ट्रांसजेंडर अधिनियम 2026 जिसे 1 अप्रैल 2026 ईस्वी को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है, उस अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, यानी कि ट्रांसजेंडर अधिनियम 2026 के मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए ट्रांसजेंडर अधिनियम 2026 जो है इसके पहले 2019 में अधिनियम आया था। ठीक है, इसी 2019 के अधिनियम में संशोधन करके लाया गया है ट्रांसजेंडर अधिनियम 2026। तो इसका मुख्य बिंदु मुख्य प्रावधान पर चर्चा करना है और यह बताना है कि नया जो अधिनियम बना है वह किस प्रकार से भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कानूनी और सामाजिक मान्यता पर प्रभाव डालते हैं तथा उनकी जो लैंगिक पहचान की प्रक्रिया है उसमें कैसे बदलाव सुनिश्चित करता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम लोग आंसर डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित मेंस का मॉडल आंसर परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग 8375934036 पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसमें करेंट अफेयर और जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 सारे का जो मॉडल आंसर नोट्स है वो अवेलेबल है और अंतिम समय में रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग 150 के आसपास ये मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें से लगभग 50 मॉडल आंसर होंगे जो सिर्फ करेंट अफेयर से संबंधित होंगे। करेंट अफेयर के डिफरेंट डायमेंशन से, चाहे वह पॉलिटी से जुड़ा हो, साइंस टेक से जुड़ा हो, सारे इसमें कंपाइल अवेलेबल होगा। तो अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं लास्ट समय में रिवीजन के लिए तो आप लोग 8375934036 पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रश्न के अनुसार। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2026। यह जो अधिनियम जो आया है 2026 का, उसका पूरा नाम है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026। अभी हमने ऊपर बताया था कि वर्ष 2019 में अधिनियम लाया गया था संसद के द्वारा, उसी अधिनियम में संशोधन करके लाया गया है 2026 का अधिनियम। अब कौन से प्रावधान चेंज किए गए हैं, कौन से प्रावधान में संशोधन किया गया है, उसे हम लोग अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2026 भारत में लैंगिक पहचान से संबंधित कानूनी ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उद्देश्य भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कानूनी मान्यता और कल्याण में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए मौजूदा ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 में संशोधन करना है। ठीक है, यानी कि वर्ष 2019 में जो ट्रांसजेंडर अधिनियम लाया गया था उसमें बदलाव करने के उद्देश्य से वर्ष 2026 ईस्वी में नया संशोधन अधिनियम को लाया गया है। जो नया संशोधन अधिनियम लाया गया है उसके क्या लक्ष्य हैं, तो लिंग प्रमाणन से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करना और अधिकारों के संरक्षण के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना। सरकार की 3 महत्वपूर्ण प्रायोरिटीज थी। उन 3 महत्वपूर्ण प्रायोरिटीज में पहला प्रायोरिटीज थी कि लिंग प्रमाणन से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे स्वपहचान का उन्मूलन इससे जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग डिटेल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरा उद्देश्य है
कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करना, ठीक है। और तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अधिकारों के संरक्षण के लिए संस्थागत तंत्र को, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को डेवलप करना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। अधिनियम की मुख्य विशेषता को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अधिनियम की मुख्य विशेषता देखेंगे तो उसमें पहला पॉइंट है स्व पहचान का उन्मूलन। यह काफी महत्वपूर्ण है और यही जो पॉइंट है वह इस अधिनियम की आलोचना का केंद्र बिंदु भी बना हुआ है, ठीक है। विपक्षी दलों के द्वारा संसद में काफी शोर शराबा किया गया था, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके स्व पहचान के अधिकार जो उनको प्रदान किए गए थे उसका उन्मूलन कर दिया गया है। अब क्या है स्व पहचान का मुद्दा, उसे समझिए। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर समुदायों के पूर्व प्रचलित स्वनिर्धारण के कानूनी मान्यता को समाप्त करता है। यानी कि अगर कोई ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति थे तो वर्ष 2019 में जो संसद के द्वारा अधिनियम लाया गया है उसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं को ट्रांसजेंडर घोषित करता है तो सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मिलने वाले फैसिलिटीज उनको उपलब्ध होंगी। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा वर्ष 2026 में संशोधन अधिनियम जो लाया गया सरकार के द्वारा, उसमें कहा गया है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। कोई व्यक्ति स्वयं को ट्रांसजेंडर घोषित नहीं कर सकता है, बल्कि अब उसे मेडिकल बोर्ड से उसे प्रमाण पत्र हासिल करना होगा। चीफ मेडिकल ऑफिसर जो प्रत्येक जिले में होते हैं, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, उन मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के यहाँ से इनको मेडिकल परीक्षण करना होगा। इनकी वहाँ पे जांच की जाएगी कि ये ट्रांसजेंडर समुदाय के अंतर्गत ये आते हैं या नहीं। अगर वे वहाँ पर चीफ मेडिकल ऑफिसर के सामने ये स्वास्थ्य परीक्षण में सफल होते हैं तब इनके द्वारा इनको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। फिर प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात कोई व्यक्ति है वह ट्रांसजेंडर घोषित किया जाएगा। अब ये क्यों था पहले, एक्चुअली वर्ष 2014 ईस्वी के आसपास नालसा नाम से किसी संस्था ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रीट दायर की थी, और जब सर्वोच्च न्यायालय में रीट दायर की थी तो इसी केस की सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया था, और जजमेंट में कहा था कि ट्रांसजेंडरों को अपना खुद को मतलब ट्रांसजेंडर घोषित करने का अधिकार व्यक्ति को प्रदान किया गया था। लेकिन बाद में ऐसे कई सारे केसेस आए जिसमें यह देखने को मिला कि व्यक्ति के द्वारा किसी बच्चे को या फिर जबरन किसी को ट्रांसजेंडर बना दिया जाता है ताकि उनसे कई सारे काम करवाया जा सके, भिक्षावृत्ति वगैरह का काम करवाया जा सके, ठीक है। तो ऐसा सरकार के सामने कई सारे केसेस आए, तो उन केसेस को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा वर्ष 2019 ईस्वी के अधिनियम में संशोधन करते हुए कहा गया है कि अब ट्रांसजेंडर उसी व्यक्ति को माना जाएगा जिसे मेडिकल बोर्ड चिकित्सा परीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी करेगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मतलब ट्रांसजेंडर अब तभी माना जाएगा जब चीफ मेडिकल ऑफिसर के सामने उपस्थित होगा, वहाँ पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण की जाएगी और इसके पश्चात प्रमाण पत्र उसे प्रदान किया जाएगा और तत्पश्चात वह ट्रांसजेंडर माना जाएगा, और ट्रांसजेंडर के अंतर्गत जो भी सरकार की फैसिलिटीज हैं वो सभी उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पहला यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और आलोचना का भी यही बिंदु है। आलोचना कैसे किया जाएगा उसे हम लोग आलोचना वाले पॉइंट में देखेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि सरकार के द्वारा पुराने प्रोविजन को हटा करके ट्रांसजेंडर घोषित करने की एक नई मानक को यहाँ पर स्थापित किया गया है। दूसरा इसकी परिभाषा है प्रावधान है वह है सीमित परिभाषा। यानी कि ट्रांसजेंडर समुदाय को अब उसकी परिभाषा को थोड़ा सीमित कर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। नए अधिनियम के जरिए ट्रांसजेंडर समुदाय की परिभाषा को सीमित कर दिया गया है। इसके अंतर्गत उन लोगों को मान्यता दी गई है जिनकी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है, जैसे किन्नर, हिजड़ा, अरावानी, जोगता तथा वैसे व्यक्ति जिनमें जन्मजात जैविक भिन्नता हो, वे सभी ट्रांसजेंडर समुदाय के अंतर्गत माने जाएंगे। तीसरा है जबरन पहचान के लिए दंड, काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह पहला से ही जुड़ा हुआ है। हमने बताया कि स्व पहचान का अधिकार क्यों समाप्त कर दिया गया, तो उसमें हमने बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि जबरन पहचान दे दिया जाता है किसी व्यक्ति को ताकि उनसे अवैध कार्य कराया जा सके, तो उसको निदान करने के लिए लाया गया था, और इसी के ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा जबरन पहचान के लिए दंड की भी व्यवस्था कर दी गई है। यह अधिनियम किसी व्यक्ति को बल, धोखे या प्रलोभन के माध्यम से ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने के लिए मजबूर करने को दंडनीय बनाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई बल से ट्रांसजेंडर बनने के लिए विवश करता है ताकि अवैध कार्यों को कराया जा सके, या फिर उनको प्रलोभन देता है या फिर धोखे से
उनको इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त करता है, तब उसको मजबूर करने के लिए दंडनीय अपराध पर उसे माना जाएगा और उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे में आप देखेंगे कि आजीवन कारावास तक की दंड हो सकती है। ठीक है, अगला है संस्थागत संरचना में परिवर्तन। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद में प्रतिनिधियों को अब संबंधित मंत्रालय या विभाग में निदेशक का न्यूनतम पद धारण करना होगा, जिससे उच्च स्तरीय नौकरशाही निगरानी सुनिश्चित हो पाएगी। तो एक संस्थागत संरचना में परिवर्तन लाया गया ताकि नौकरशाही में भी एक समावेशी प्रक्रिया को अपनाया जा सके और उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सके। कठोर दंडात्मक प्रावधान। इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ अंग भंग करने की चेष्टा करता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, किसी भी प्रकार की घिनौनी हरकत करता है, तो उन सब के लिए काफ़ी कठोर दंड का प्रावधान किया गया है और अधिकतम जो दंड का प्रावधान किया गया है वह है आजीवन कारावास। ठीक है, इसमें दुर्व्यवहार, जबरन श्रम करवाना, उनका अपहरण करना, ट्रांसजेंडर पहचान जबरदस्ती उस पर थोपना आदि शामिल है और इनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर अधिनियम 2026 के माध्यम से किया गया है। ठीक है, तो ये 4-5 महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं जो ट्रांसजेंडर अधिनियम 2026 के तहत लाए गए हैं और 19 में कुछ मुद्दों में संशोधन किए गए हैं। अब अधिनियम से जुड़ी चिंताएं या अधिनियम से जुड़ी विवाद कौन कौन से है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, चिंताओं में अगर देखा जाए तो पहली जो महत्वपूर्ण चिंता या आलोचना आप जिसे कह सकते हैं वो वह है जो हमने ऊपर में डिस्कस किया कि यह अधिनियम ट्रांसजेंडरों के स्व पहचान के अधिकार को समाप्त करती है, जो वर्ष 2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय नालसा केस के विपरीत है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था कि ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए, उन्हें यह निर्णय खुद दिया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर है या नहीं, इसकी घोषणा स्वयं करे। ठीक है, यानी कि उनको स्व पहचान का अधिकार दिया गया था, लेकिन इसी स्व पहचान के अधिकार को संशोधित करके माननीय संसद के द्वारा नया विधेयक लाया गया, जिसमें कहा गया है कि नहीं, इनको एक मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर के नेतृत्व में जो बोर्ड गठित होगी, और जब प्रमाण पत्र मिलेगा तत्पश्चात उनको ट्रांसजेंडर घोषित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय वर्ष 2014 में नालसा केस के माध्यम से दिया गया था, उस निर्णय को पलटने का कार्य किया गया है। तो निस्संदेह आलोचना के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही होना चाहिए। ठीक है, तो यह अधिनियम ट्रांसजेंडरों के स्व पहचान के अधिकार को समाप्त करता है, क्योंकि 2014 ईस्वी में नालसा केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता दी थी और जिसे 2026 में ट्रांसजेंडर अधिनियम के माध्यम से संसद के द्वारा इसे पलट दिया गया है, इसीलिए आलोचना का मुख्य बिंदु बना हुआ है। दूसरा पॉइंट, मेडिकल प्रमाणन की अनिवार्यता के कारण सामाजिक जीवन में भेदभाव तथा अपमान का सामना करना पड़ सकता है। अगर चीफ मेडिकल ऑफिसर के सामने उपस्थित होंगे कोई भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, लिंग परीक्षण के लिए, तो हो सकता है कि वहां पर उनको अपमान का भी सामना करना पड़े। तो इससे कहीं ना कहीं समाज में वे भेदभाव और समाज में अपमान के शिकार माने जाएंगे। तो यह भी आलोचना का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यह विधेयक स्वयं के द्वारा बोधित और लैंगिक परिवर्तनशील पहचानों को कानूनी मान्यता से वंचित करता है। और चौथी आलोचना है कि इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सजा की अवधि महिलाओं के खिलाफ होने वाले समान अपराधों की तुलना में काफ़ी कम रखा गया है। जबकि आप देखेंगे कि ट्रांसजेंडर समुदाय जो है वह समाज को समावेशी बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहाँ पर इनके साथ अगर दुर्व्यवहार किया जाता है तो 5 वर्ष 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है और कुछ जुर्माना के माध्यम से वे छूट सकते हैं, जो कि महिलाओं के लिए अगर समान अपराध होता है तो उसके दंड की तुलना में काफ़ी कम है। तो ये सारे महत्वपूर्ण आलोचना के बिंदु हैं, जिनमें से फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आलोचना का काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस अधिनियम में सिर्फ आलोचना ही डिस्कस करना है। अगर आप देखेंगे कि ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 में संशोधन करके लाया गया तो सरकार का कुछ मंतव्य इसके पीछे जरूर होगा। तो इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस भी हैं जिसे हम लोग देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंस है
कि यह अधिनियम पूर्ववर्ती कानून में दी गई व्यापक और अस्पष्ट परिभाषाओं से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करता है। यानी कि ट्रांसजेंडर अधिनियम 2026 जो है, ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 में जो अस्पष्ट अवधारणाएं कुछ वर्णित थी उसमें संशोधन किया गया है और इसे एक महत्वपूर्ण रूप दिया गया है। तो यह एक महत्वपूर्ण इसका इंपॉर्टेंस है। कुछ अस्पष्ट प्रावधान थे उस अधिनियम के अंतर्गत जिसे दूर करने का प्रयास किया गया है। इसके तहत परिभाषा को सीमित किया गया है ताकि कानूनी सुरक्षा का लाभ पहुंचाया जा सके। ट्रांसजेंडर समुदाय के अंतर्गत कौन कौन आएंगे इसको पूरा स्पष्ट विवरण किया गया है इस अधिनियम के द्वारा, ठीक है। और इसको सीमित परिभाषा रखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। अधिनियम के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है जो कि नीति निर्माण और निगरानी करता है। इसे शासन प्रशासन में समावेशिता में वृद्धि होगी और उनकी मांगों को समय बेहतर प्लेटफॉर्म पे रखा जा सकेगा और उसे समाधान किया जा सकेगा। अधिक मजबूत कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के उपाय किए गए हैं, ठीक है। तो यह हो गया ट्रांसजेंडर अधिनियम जो प्रश्न था उसका मॉडल आंसर। अब हम लोग निष्कर्ष डिस्कस करें उससे पहले देख लेते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया था और वे सारे डायमेंशन कवर हुए या नहीं। ट्रांसजेंडर अधिनियम 2026 के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए स्पष्ट करना था कि भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कानूनी और सामाजिक मान्यता पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। हमने बता दिया कि उनको आगे मेडिकल परीक्षण करना होगा और जब मेडिकल परीक्षण करना पड़ेगा तो उनपे समाज में अपमान का दंश झेलना पड़ सकता है, समाज में भेदभाव का शिकार होना पड़ सकता है। साथ ही यह अधिनियम लैंगिक पहचान की प्रक्रिया में कैसे बदलाव करता है, क्योंकि 2019 के अधिनियम में इनको स्व पहचान का अधिकार दिया गया था, स्वनिर्णय का अधिकार दिया गया था, आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया था। लेकिन इस वर्ष 2026 के अधिनियम में बदलाव करके चिकित्सीय बोर्ड चिकित्सीय प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये सारे प्रावधान हमने डिस्कस कर दिया है। ट्रांसजेंडर अधिनियम के मुख्य बिंदु, महत्वपूर्ण प्रावधान, आलोचना और महत्व के बिंदु का हमने डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी निष्कर्ष को। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। निष्कर्षता स्पष्ट है कि ट्रांसजेंडर अधिनियम 2026 भारत में लैंगिक पहचान के लिए अधिक समावेशी और उत्तरदायी कानूनी ढांचा तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कानूनी मान्यता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका के अवसरों तक पहुंच मजबूत हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो ट्रांसजेंडर अधिनियम था इस वर्ग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका मॉडल आंसर यहाँ पे डिस्कशन समाप्त हुआ है। लास्ट में एक बार फिर से महत्वपूर्ण सूचना है, अंतिम 15-20 दिनों का समय आपके पास मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए बचा हुआ है। लास्ट समय में पूरे जीएस पेपर का रैपिड रिवीजन के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक के रैपिड रिवीजन के लिए आप हमारे मॉडल आंसर को परचेज कर सकते हैं। लगभग 150 से 160 प्रश्नों का मॉडल आंसर इसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर के लगभग 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक का मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा, जिस प्रकार से यूट्यूब पे आज मॉडल आंसर डिस्कस किया गया है, ठीक है। इसके लिए आप लोग 8375934036 पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं और मिनिमम रेट पे आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर सके और एग्जामिनेशन में अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर सके, ठीक है। तो लगभग 150 से 60 मॉडल आंसर, काफ़ी अभी 20 दिनों का समय है। पर डे अगर आप 10-10 मॉडल आंसर भी कंप्लीट करेंगे, 10-10 प्रश्न भी, तो आप बेहतर तरीके से 2 बार इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आप लोग परचेज करने के लिए 8375934036 पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप या टेलीग्राम कहीं पे भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज ये हमने टॉपिक को पूरी तरीके से डिस्कस कर दिया है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPCS सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।